नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता स्वरूप, इसके अंतर्गत अनुवाद और वैश्वीकरण, राष्ट्रीय एवं विश्व विकास में अनुवाद का योगदान, अभ्यास, सप्ताह 10, व्याख्यान 46। इसके अंतर्गत अनुवाद और वैश्वीकरण पर आज हम बात करेंगे। तो क्योंकि हमारा जो है अनुवाद और वैश्वीकरण पर है, इसलिए मैं वैश्वीकरण क्या है इसको मैं अभी समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये सारा व्याख्यान जो है, ये एक व्याख्यान जो है वो वैश्वीकरण क्या है इस पर। तो वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है? वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन का ही हिंदी अनुवाद है। जैसे अब पूरे व्याख्यान में अगर मैं वैश्वीकरण बोलूं या भूमंडलीकरण बोलूं, दोनों समान है। तो वैश्वीकरण क्या है? यह प्रश्न आज भी समाजशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय, राजनीतिज्ञ आदि के लिए विचारणीय है। क्या यह विश्व साहित्य की एकदम नई घटना है, जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि यह तकनीकी विकास का एक उपोत्पाद है या तकनीकी विकास का उत्पादक है, या 100-150 वर्ष से चल रहे आधुनिक विकास के संकेतों का एक महत्वपूर्ण रूप है, जिसे पूंजीवाद का नव साम्राज्यवाद के रूप में देखा जा सकता है। कुछ इसे भिन्न सैन्यारहित नव उपनिवेशवाद की संज्ञा देते हैं। वही पुनरुत्थानवादी इसे अपने स्वप्न वासुदेव कुटुंबकम का वैश्विक ग्राम के रूप में नया अवतार मानते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो हैं विचारों ने भ्रम पैदा किए हैं। वैश्वीकरण का विमर्श, समर्थन और विरोध के दो पक्ष जो हैं विभाजित देखा जा सकता है। तो एक तो वैश्वीकरण के पक्ष में है, एक वैश्वीकरण के पक्ष में नहीं है। लेकिन आप विकास को रोक नहीं सकते, वैश्वीकरण को आप रोक नहीं सकते। इसलिए इन पहलुओं को समझने से पहले वैश्वीकरण को पारिभाषिक तौर पर समझना उचित है। इसे विद्वानों ने भी दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं का वैश्विक स्तर पर बदलने की प्रक्रिया है। यह दुनिया भर में लोगों के एक साथ आने और एक विश्व समाज बनने और एक साथ कार्य करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों का एक संयोग है। वैश्वीकरण का उपयोग आमतौर पर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, जिसका अर्थ है व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विस्थापन, प्रवास और उन्नत संचार प्रौद्योगिकीकरण के प्रचार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने का या जोड़ना है। अब इस पर कई लोगों ने जो है कई परिभाषाएं दी हैं, कई परिभाषाएं आपके सामने आएंगी। कई लोगों ने कई तरह से इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वैश्वीकरण का अर्थ है सीमाओं को पार व्यापार में राज्य के नियंत्रण को हटाना या न्यूनतम करना तथा इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली उत्पाद और विनिमय का तीव्र, एकीकृत और जटिल वैश्विक व्यवस्था। तो वैश्वीकरण ने विश्व की सभी सत्ताओं को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। दुनिया छोटी हो गई है, भौगोलिक सीमाओं का आयाम सिमट गया है, मानवीय गतिशीलता तीव्र हो गई है और संस्कृति के बीच आदान प्रदान बढ़ने की एक प्रकृति आई है। थॉमस एल फ्राइडमैन दुनिया के सपाट होने की बात करते हुए कहते हैं कि वैश्वीकृत व्यापार, आउट सोर्सिंग, आपूर्ति के श्रृंखला और राजनीतिक बलों ने दुनिया के बेहतर और बदलते दोनों रूपों को स्थायी रूप से बदल दिया है। तो दुनिया को बेहतर और उसको बदलने में, परिवर्तन में वैश्विक व्यापार, आउटसोर्सिंग, आपूर्ति के श्रृंखलन और राजनीतिक बलों ने दुनिया को बेहतर
और बदतर दोनों रूप में स्थायी रूप से बदल दिया। कुछ विद्वान भूमंडलीकरण का सीधा अर्थ निजीकरण करते हैं, तो कुछ इसे पश्चिमीकरण मानते हैं। जी थॉमसन इसे परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप 90 के दशक की शुरुआत में हर कोई सरकारी उद्योगों को निजी क्षेत्र में डालना, उनके संस्थाओं और दर्शनों को अपनाने तथा सरकारी खर्च को नियंत्रण मुक्त कर घटनाओं में पश्चिमी देशों का अनुसरण करना। तो कुछ सरकारी योजनाएं जो हैं, वो जो सरकारी संस्थाएं हैं वो निजी हो जाएंगी। इसमें 1988 के बाद दुनिया की सभी सरकारों ने सिद्धांतों की परवाह किए बिना अपने आर्थिक कार्यकलापों की समेट है, और जबकि निजी क्षेत्र अपने काम में के दायरे को बढ़ाकर सरकारों की मुख्य आर्थिक भूमि अदा करने की हैसियत को विश्व के पैमाने पर प्रतिस्थापित किया है। व्यवधान रहित मुक्त व्यापार व्यवस्था का संचालन और विश्व को खुले बाजार में तब्दीली कर देने की जो है वो भूमंडलीकरण है। तो यहां पे आप देखें कि एक परिवर्तन है। कभी कभी अंतरराष्ट्रीयकरण और भूमंडलीकरण शब्दों का उपयोग एक दूसरे के बदले कर लिया जाता है, लेकिन हरमन ई डेली का तर्क है कि औपचारिक रूप में इनमें मामूली अंतर है। अंतरराष्ट्रीयकरण शब्द अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंध और सन्निधियों आदि के महत्व की प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय का अर्थ है राष्ट्रीयों के बीच, जबकि भूमंडलीकरण का अर्थ है आर्थिक योजनाओं के लिए राष्ट्रीय सीमाओं का विलोपन, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार बन जाता है। अब सैमसंग कंपनी है या फिलिप्स कंपनी है, तो अब ये कंपनी जब भारत आ रही है, कई कार कंपनियां हैं भारत आई हैं, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार बन जाएगा। भूमंडलीकरण शब्द का उपयोग 1980 के दशक के अर्थशास्त्री द्वारा किया जा रहा है। वैसे तो 1960 के दशक में ही इसे सामाजिक विज्ञान में उपयोग किया गया था, पर 1980 के दशक में अंत तक आते आते ये अवधारणात्मक रूप में चर्चित हो गए। वैश्वीकरण का इतिहास देखने पर यह सदियों पहले की एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा प्रतीत होती है। इसके प्रारंभिक रूप का आभास रोमन साम्राज्य, पार्थियन साम्राज्य और हान वंश के समय होता है। इस्लामी स्वर्ण युग भी एक महत्वपूर्ण रूप में लिया जाता है, जब मुस्लिम शासक, अन्वेषकों और व्यापारियों ने पुरानी दुनिया में प्रारंभिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों, व्यापार, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण हुआ। तो ये अभी शुरू हुई नहीं है, ये पहले से ही जो है वैश्वीकरण है, क्योंकि जैसे जैसे विकास है, ये विकास है, परिवर्तन है, प्रणालियों में परिवर्तन है। 16वीं सदी में पुर्तगाली भूमंडलीकरण विशेष रूप से बड़े पैमाने पर महाद्वीपों, अर्थव्यवस्थाओं और सांस्कृतिकों से संबंधित था। पुर्तगाली का अफ्रीकी के अधिकांश तटों और भारतीय क्षेत्रों में विस्तृत वैश्वीकरण का पहला महत्वपूर्ण व्यापार रूप था। वैश्विक व्यापार की एक लहर उपनिवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ दुनिया के सभी कोनों में फैली है। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपीय व्यापार के विस्तार द्वारा पुर्तगाल और स्पेनिश साम्राज्य अमेरिका तक फैले और बाद में फ्रांस और ब्रिटेन तक जा पहुंचे। वैश्वीकरण ने दुनिया भर में संस्कृतियों, विशेष रूप से स्थानीय संस्कृतियों पर व्यापक प्रभाव डाला। अब इससे प्रभाव डाला है, परिवर्तन हुआ है। वैश्वीकरण आधुनिकीकरण को भी लेके आता है। तो पहले बहुराष्ट्रीय निगम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ भूमंडलीकरण व्यापारिक रूप से बदला है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उच्च जोखिम के कारण यह कंपनी दुनिया की पहली कंपनी बन गई जिसने शेयर जारी कर कंपनियों के जोखिमों और साझेदारियों को साझा किया। यह वैश्वीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संचालक था। चक्रवर्ती ब्रिटिश साम्राज्य को अत्यंत शक्तिशाली और दुनिया के शासन करने योग्य बनाने में इसी का योगदान है।
सेनाएं, कानून, प्रशासन, उद्योग और सत्ता ऐसे वैश्विक आश्चर्यजनक थे। ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया की सभी संस्कृतियों को प्रभावित किया। 20वीं सदी के दो विश्व युद्ध अमेरिका और यूरोपीय साम्राज्यों, पूंजी निवेश, नए बाजार की खोज, प्राकृतिक संस्थाओं की लूट और नए उपनिवेशों के निर्माण की प्रतिष्ठा के कारण हुए हैं। यह वैश्वीकरण का एक रूप था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्वीकरण मुख्य रूप से अर्थशास्त्रीय, व्यापारिक हितों और राजनीतिज्ञों की ज्ञान का परिणाम था, जिन्होंने संरचनावाद और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समन्वय में कमी के मूल्यों को समझा। उनके काम ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन और इसके बीच स्थापित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मार्गदर्शित किया, जिनका उद्देश्य वैश्वीकरण की नवीनीकरण प्रक्रिया की निगरानी, प्रोत्साहन और इसके नकारात्मक प्रभावों का प्रबंधन करना था। इस संस्थाओं में पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, वैश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शामिल है। अब इसमें क्या है, एक हमारे जो है वर्ल्ड बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। अब जैसे हम डॉलर की बात करते हैं, जो जिस मुद्रा से हम व्यापार कर सकते हैं पूरे विश्व में। तकनीकी विकास की तीव्रता के कारण व्यापार और व्यापार का वर्ता के चक्र की लागत को कम किया जा सकता है। कई नियम बन गए जिनके तहत मुक्त व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए। गेट ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम किया। इसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन WTO की शक्तियां में काफी वृद्धियां हुई। शून्य शुल्क के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण शुरू हुआ। पूंजी नियंत्रण में कमी या समाप्ति की गई है। स्थानीय व्यापार के लिए सब्सिडी को कम किया जाए और अमेरिकी दबाव के तहत ऐसे किया गया। समृद्धि माल ढुलाई शुल्क कम किया जाए। तो WTA ये तय करता है कि किस तरह से विवादों में मध्यस्थ करें और व्यापार के लिए एकीकृत मंच प्रदान करें। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के लक्ष्य को यूं गिनाया जा सकता है: सेवा क्षेत्र एवं वस्तुओं के व्यापारों का आवाजाही, विभिन्न देश एवं क्षेत्रों के बीच तेज आवाजाही, पासपोर्ट नियमों के आसान बनना, देश के माध्यम धन का विनिमय एवं भुगतान के माध्यम से वृद्धि, पूंजी का मुक्त एवं तीव्र प्रवाह, वित्तीय साधन का प्रवाह, बहुराष्ट्रीय निगमों का उदय, आधुनिकतम तकनीकी द्वारा व्यापार का संचालन, आउटसोर्सिंग, मीडिया का अप्रत्याशित फैलाव, विभिन्न उद्योगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी एवं इसके लिए एक मंच का गठन। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण वस्तु, सेवाओं, व्यक्तियों तथा सूचनाओं को मुक्त रूप से देशों की सीमाओं के आर पार ले जाने की प्रक्रिया का वैश्वीकरण, ये प्रक्रिया पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। ये केवल एक आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक घटना भी है। कमजोर एशियाई अफ्रीकी देशों को बाजार के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। इसके विपरीत अमेरिका और यूरोप के कई गुना मजबूत आर्थिक व्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा आसान नहीं है। इसलिए विचारक और विश्लेषक का एक समूह इसे नव औपनिवेशिक युग की शुरुआत मानता है, जो पिछले 20 वर्ष से जारी है। कल्याणकारी राज्य सत्ता पहले की तुलना में कमजोर हो गई है, या कहें कि उन्हें कमजोर किया गया है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ताकत हासिल की है। आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में अमेरिका की शक्ति को सर्वमान्य वैधता की स्थिति प्राप्त की है। वहीं मुक्त व्यापार के समर्थक कहते हैं कि आर्थिक संसाधन और अवसरों को विशेष रूप से विकासशील देशों में बढ़ाता है, नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ाता है और यह संस्थाओं से अधिक कुशलता से आवंटित करने में मदद करता है। अधिकांश देश व्यापार के लाभों में शामिल होते हैं। सामान्यतः यह विकासशील देश के निवासियों के लिए कम कीमती, अधिक रोजगार, उच्च उत्पाद और उच्च जीवन स्तर को प्रोत्साहित करता है। वे इसे उदारवाद और पूंजीवाद के लाभकारी प्रसार के रूप में देखते हैं। वे पूंजीवाद के मानवीय पक्ष की बात करते हैं, साथ ही इसे नकारात्मकता के बाजार सकारात्मक रूप से देखने की वकालत करते हैं। उनके अनुसार ये सुविधाओं के साथ उच्चतर मानवीय मूल्यों की स्थापना करता है। वैश्वीकरण ने वैश्विक नागरिकता के विचार को विकसित किया है। दुनिया एक वैश्विक गांव में बदल गई है। शिक्षा, गरीबी, शिशु मृत्यु दर,
लैंगिक विषमताएं, रोजगार जैसे आंकड़ों में सुधार हुआ है। दुनिया की स्थिति में सुधार हो रहा है। लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। कार, रेडियो, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप आदि उपकरण वस्तुओं का उपयोग बढ़ रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान की गति बढ़ी है। स्थानीय वस्तुएं, सेवाएं, उत्पादें वैश्विक स्तर पर पहुंचने जा रही हैं। बॉलीवुड, हिंदी फिल्में इसका एक मजबूत उदाहरण है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के उदाहरण के रूप में वो लैंगिक शोषण, भेदभाव, समानता जैसे क्षेत्र में जागरूकता फैलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जा रहे हैं। सूचना तेजी से प्रसारित होती है। सूचनाओं का नेटवर्क लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। वैश्विक स्तर पर नई संस्कृति का निर्माण हो रहा है और वैश्विक मूल्य विकसित हो रहे हैं। सच्चाई का एक पहलू यह है कि इन दिनों भारत, अफ्रीका जैसे देशों में आर्थिक असमानताएं बढ़ती हैं और बेरोजगारी में भरी वृद्धि हुई है। आयात निर्यात संतुलन बिगड़ा है। भारत में लगभग 78 करोड़ लोग मात्र 20 रुपए या उससे कम में जीवन यापन करने को विवश हैं। इस बीच खरबपतियों की संख्या बड़ी है और भारत के सबसे अमीर और सबसे गरीब व्यक्तियों के बीच 20 लाख गुना का अंतर पैदा हुआ है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उनकी वित्तीय सहायता में वृद्धि की जा रही है, लेकिन किसान, बच्चे, महिलाएं, श्रमिक आदि को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं में कमी आई है। खाद्य सब्सिडी को हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। छोटे और घरेलू उत्पादों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वे आर्थिक सहायता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी संस्थाओं को ये कहकर निजी हाथों में बेचा जा रहा है कि ये घाटे में है। निजी कंपनियां इसे पुनर्गठन का अवसर प्रदान करती हैं। यदि यह उनके हाथ में चला जाता है तो उत्पादन और क्षमता में, गुणवत्ता में वृद्धि होगी। स्थिति यह है कि प्राकृतिक संस्थाओं और खनिज संसाधन स्थानीय और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचा जा रहा है और निर्यात के कई रास्ते खोले जा रहे हैं। वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया ने विकसित देशों की संपत्ति में वृद्धि की है। पिछले 15 वर्ष में अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा में प्रति व्यक्ति आय $7,885 बढ़ी है। संस्कृति के मामले में सब कुछ बिकने योग्य हो गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसके महत्व को कम कर दिया है। संस्कृतियां अमेरिकीकरण की ओर बढ़ रही है। क्योंकि अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिकी की हो रही है। पहले अमेरिका में सभी प्रकार के क्षेत्रीय विविधता को नष्ट किया था। फिर मीडिया और विज्ञापन के माध्यम से दुनिया की विभिन्न विशेषताओं को नष्ट करने के प्रयास किए गए हैं। भाषा की विभिन्न विशेषताओं को नष्ट करने का एक समान विशेषता बनाने का प्रयास किया है। निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादनों की बिक्री के लिए विराट मॉल, मल्टीलैक्स, डिजाइनर स्टूडियो और चमकदार शॉपिंग मॉल खोले गए हैं। वॉलमार्ट और मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड दुनिया भर में खोले जा रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट दुनिया भर में उपभोक्ताओं को एक समान ब्रांड प्रदान कर रहा है। स्वाद की संस्कृति की एक समान विशेषता बनाना इसके लिए एक उदाहरण है। इसके खिलाफ विचारक, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, आर्थिक वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान विशेषज्ञ एक प्रकार के वैश्वीकरण के लिए नए उपनिवेश का नाम देकर इसके खिलाफ भी लड़ाई कर रहे हैं। तो अब देखें कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण को लेकर जो विचार हैं एक पक्ष में और विपक्ष में, उसमें जो जिससे विकास हो रहा है वो भी बताया है, और उसमें जो जिससे हमें जो समस्याएं हैं, उसमें जो हमें उससे हानि जो हो रही है उस पर भी हमने बात की है। तो जहाँ एक और आधुनिकीकरण से परिवर्तन हो रहा है, वहीं हमारी संस्कृति में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा। तो इससे जो है एक जैसे वर्ग, लाभ उच्च वर्ग का और निम्न वर्ग के लोगों में जो है उतना लाभ नहीं है, ऐसे कई जो है उस पर विचार हैं। तो उन विचारों को हमने देखा है। आगे इस पर और बात करेंगे, जैसे अनुवाद का इसमें क्या योगदान है और राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है, ये हम देखें। तो अनुवाद अभ्यास में मैंने इस बार जो है एक सरकारी पत्र का नमूना ले बता रहा हूँ। तो ये है, इसका अनुवाद हम देखेंगे।
ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड से है, और इसमें नंबर है ED&A 62 RG614 न्यू दिल्ली, और ये लिखा गया है 6 अगस्त 1962 में। द जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवेज एंड अदर्स, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एंड पीरियड ऑफ नोटिस, इसके लिए एक उदाहरण है। In exercise of the power conferred by the provision to the Article 309 of Constitution, the President is pleased to direct the Rule 149 of the Indian Railway Establishment Code, Volume 1, revised edition, be amendment in the advance correct slip sent herewith. DA corrected slip, और इसको जो है साइन किया है डिप्टी डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट रेलवे बोर्ड। तो एडवांस करेक्शन स्लिप क्या है? रूल 149R1 नंबर 97R1, इंसर्ट द फॉलोइंग एज न्यू सब रूल नंबर 6 में क्या है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग in class 1, 2 and 4 on this rule, if the railway servant of apprentices is one whom the provision of the Industrial Deputies Act 1947 apply, he shall be entitled to notice or weigh in lien thereof in accordance with the provisions of that act. Railway Board Letter number ED&A 66 RG 614 dated अगस्त 1962। अब इसका अनुवाद मैंने दिया है, इसका अभ्यास आप करें, अभ्यास करके आप देखें, इसको समझें अभ्यास करते हुए। भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड संख्या ED&A 62 RG 614 नई दिल्ली तक 6 अगस्त 62 सभी भारतीय रेलों के जनरल मैनेजर और अन्य। विषय सेवा की समाप्ति और तत्संबंधी सूचनावधि। संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति कृपा पूर्वक निर्देश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग 1 संशोधन संस्करण के नियम 149 में भेजे जा रहे अग्रिम शुद्धि पत्र में दिए गए संशोधन अनुसार इसे संशोधित कर दिया जाए। हस्ताक्षर उप निदेशक संस्थापन रेलवे बोर्ड। संलग्न शुद्धि पत्र, अग्रिम शुद्धि पत्र नियम 149R1 निम्नलिखित को एक नए उपनियम संख्या के रूप में रखे हैं। इस नियम के खंड 1, 2 और 4 में किसी बात के होते हुए भी यदि रेलवे कर्मचारी या प्रशिक्षु अप्रेंटिस ऐसा हो जिस पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उपबंध लागू होते हैं, तो उस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नोटिस या उसके बदले परिश्रमी पाने का पात्र होगा। रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या EDRA 62 RG 614 तारीख 6 अगस्त 1962। तो ये एक शुद्धि पत्र है, मतलब शुद्धि पत्र हुआ है तो उसको उसमें जोड़ने के लिए भेजा जा रहा है। ये कार्यालय अनुवाद का एक भाग है। संदर्भ पुस्तक ग्रंथ प्रकाशन अनुवाद और अंतर संस्कृति अध्ययन MTT 18 इग्नो, पृष्ठ संख्या 115 से 123। अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रयोगी भोलानाथ तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार, वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन। हिंदी में सरकारी कामकाज, ये बुक ऑन नोटिंग ड्राफ्टिंग एंड ऑफिस प्रोसीजर इन हिंदी, राम विनायक सिंह हिंदी प्रचारक संस्था द्वारा 190 से 193 वाले पृष्ठ संख्या से लिया गया। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अनुवाद एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं अनुवाद एवं अंतर सांस्कृतिक अध्ययन MTT 18 इग्नो से संदर्भ के रूप में सामग्री को ली गई है, और सरकारी पत्र में कामकाज के रूप में जो है इसमें हिंदी के सरकारी कामकाज से पत्र को लिया गया है। साथ अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि और अनुवाद विज्ञान की भूमिका से भी और वेबसाइट से भी कई विषयों को संदर्भ के रूप में लिया गया है, ताकि यहाँ पे जोड़ा और आपको अच्छी तरह से व्याख्यान प्रस्तुत किया जाए, जिसको मैं अच्छी तरह से व्याख्यायित करके समझा सकूं। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।